हाँ, उसी चैप्टर पर जो चौथे चैप्टर हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के विदेश संबंध पर। पहला जो पार्ट था उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये बात को पूरा देखा था। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जिसमें देखा गया था क्या भारत का, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा भारत चीन का संबंध, भारत का विदेश नीति एवं भारत का परमाणु नीति एवं भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध था, जो कि एक प्रकार का खटास वाली स्थिति था, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग भारत की पाकिस्तान की स्थिति को स्किप किया था। कारण ये था कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या किया था, इसको पढ़ चुका था। यानी मूलतः हम लोग इस चैप्टर में भारत चीन की स्थिति देखते और नेहरू की क्या उस समय विदेश नीति था, इनको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक हम लोग तीन ही टॉपिक रहेगा। एक भारत चीन का युद्ध, दूसरा भारत की परमाणु नीति और तीसरा कौन सा टॉपिक रहेगा, भारत की विदेश नीति। भारत की परमाणु नीति और विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे आपका दीर्घ पूछा जाएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लीज जाके आप उसको देखें, तभी आपको ये पूरी बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। आई होप अगर आपको पता हो तो आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हो और यहाँ से भी आप वीडियो में समझ सकते हो। हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि भारत चीन के साथ जो समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में, एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग क्या बोले थे, पंचशील समझौता। उसके अंतर्गत 5 बातें थी, जिसमें क्या था, एक दूसरे की प्रभुसत्ता अखंडता को बनाए रखना, एक दूसरे पर क्या करना, आक्रमण न करना, एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता एवं परस्पर लाभ और अंतिम क्या था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस प्रकार से भारतीय और चीनी के बीच भाई भाई वाली स्थिति बना था। लेकिन 1962 में क्या होता है, चीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, भारत पे आक्रमण कर दिया जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आक्रमण कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या होगा, कारण होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, भारत चीन का युद्ध से। ध्यान से देखिए, आपको हम थोड़ा सा पॉइंट अगर थोड़ा सा याद हो, आपको ये पता होने कि 1949 में चीन में माओ पार्टी की सरकार बनी थी। माओ जो एक प्रकार का आपको समाजवादी सरकार देखने को मिला, ठीक है। और भारत ने यहीं से क्या किया था, इससे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। कैसे संबंध स्थापित किए, कूटनीतिज्ञ संबंध क्या किए थे, कूटनीतिक संबंध क्या किए, स्थापित किए। इसी के साथ भारत 1954 ईस्वी में क्या कर लिया, इनसे समझौता कर लिया। और समझौते में कितने बातें थी, आपकी 5 बातें थी, जिसे कौन समझौता बोले थे हम लोग, पंचशील समझौता। कौन समझौता बोले, पंचशील समझौता। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। 1962 में भारत चीन में क्या हो जाता, आपका युद्ध हो जाता है। इसके पीछे 2 कारण होता है। इसके पीछे सबसे पहला कारण क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा अगर चर्चा करोगे, हम भारत का थोड़ा सा आपको मैप बना के समझाते हैं, ठीक है। उतना बढ़िया ढंग से बनता नहीं है, तब पर आपको हम बना के समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये वाला इलाका आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइड देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हम डायरेक्ट को समझाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तिब्बत। क्या देखने को मिलेगा, तिब्बत। अगर आपको यहाँ पर मैप अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको तिब्बत, हम डायरेक्ट आपको समझाने के दृष्टिकोण से समझा देते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आपको क्या देते, तिब्बत, और तिब्बत की राजधानी यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा ल्हासा, और तिब्बत पर कब्जा दिखेगा किसका, दिखेगा चीन का। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको चीन देखने को मिलता है, और यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, तिब्बत। और आपको अरुणाचल प्रदेश का साइड जो दिखेगा आपको यहाँ दिख जाएगा, कौन सा क्षेत्र दिख जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का साइड। और ये वाला क्षेत्र आपको किसका दिख जाएगा, तिब्बत का क्षेत्र दिख जाएगा। और आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं था, आप यहाँ समझिए, ठीक है। तिब्बत, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। इस पर यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेगा, तिब्बत। यहीं पर आपको तिब्बत का राजधानी जो है ल्हासा, और इसके ऊपर कौन देखने को मिल जाएगा, चीन देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखो, क्या तिब्बत का कब्जा हो जाता है 1959 में, मार्च 1959 में कब्जा हो जाता है। यहाँ पर किसका कब्जा हो जाता है, चीनी सेना का कब्जा हो जाता है। यानी क्या, तिब्बत पर कब्जा हो जाता है मार्च 1959 पर, कब्जा किसका हो जाता है, चीन का। अब यहाँ देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश है और ये क्या है, भारत का सीमा है। अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट पता है, पंचशील समझौते के अंतर्गत ये बात कहा गया था कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना, प्रभुसत्ता एवं अखंडता का क्या करना है, आदर करना है। यानी सीमा जो है उसका भी क्या करना है, आदर करना है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर भारत एवं चीन, तिब्बत नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, कब्जा किसका है, चीन का 1959 से। तो भारत एवं चीन के बीच, ध्यान से देखो, भारत एवं चीन के बीच एक सीमा निर्धारण जो करता है वो कौन सी रेखा करता है, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा करता है, मैकमोहन रेखा। ये आपको डीएलटी में कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उस समय उसे बोला जाता था नेफा। क्या बोला जाता था, नेफा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और
यानी कि नेफा और चीन के बीच जो आपका सीमा रेखा था वो कौन सा रेखा था, मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा था, मैकमोहन रेखा। ध्यान से देखो, ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा गया था, ब्रिटिश के द्वारा, यानी इंग्लैंड के द्वारा। जब इंग्लैंड का कब्जा था भारत में, उसी समय ब्रिटिश के द्वारा भारत एवं चीन के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन होता क्या है, चीन यहाँ पर अब क्या कहता है, क्या हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे और नेफा का इलाका जो है, जो आपका क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो क्या है, मेरा है। इसके साथ ही चीन का अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र भी क्या कहता है हमारा। तीन क्षेत्र क्या कहता है, यहाँ पर मांग किया जाता है। किसके द्वारा मांग किया जाता है, आपका चीन के द्वारा क्या किया जाता है, मांग किया जाता है। नेहरू ने घरेलू मामला बताते, ध्यान से अब बहुत एक सेकंड, तिब्बत व नेफा अब अरुणाचल प्रदेश विभाजन किया गया और यहाँ पर उनके द्वारा किसके कौन सा लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को भी क्या किया गया, निशाना साधा गया और मैकमोहन रेखा को मानने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या कर रहा है, चीन के द्वारा क्या हो रहा है, आपका प्रादेशिक अखंडता का क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। घरेलू मामले में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 1959 ईस्वी में, कब, 1959 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कौन कर रहा है, तुम्हारा चीन कर रहा है। तिब्बत पर कब्जा कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। तिब्बत पर कब्जा जब चीन किया तो भारत यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि पंचशील समझौता का आदर किया। भारत कहा क्या, जब वो उसका घरेलू मामला है हम यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहला मामला यहाँ पर अंग्रेज के द्वारा क्या, सॉरी, चीन के द्वारा उठा गया। क्या भारत एवं चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा, उसे मानने को हम तैयार नहीं है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और क्या होता है तुम्हारा लद्दाख वाला मामला को क्या करता है, चीन उठाता है, ये वाला क्षेत्र हमारा है। लेकिन मेन मुद्दा था यही, भारत एवं जो आपका चीन था, वो जो मामला उठा 1914 ईस्वी में, जो अरुणाचल प्रदेश में निर्धारित मैकमोहन रेखा है, वहां से भी क्या कहता है, भारत के अंदर क्या है, चीन का कब्जा होगा। मामला जो उठा यहीं से होता है, यानी क्या 1914 में सीमा का निर्धारण जो हुआ था मैकमोहन रेखा का, उसे चीन मानने से क्या कर देता है, इनकार कर दिया। पहला कारण क्या बना, 1914 में निर्धारित रेखा अरुणाचल प्रदेश एवं यानी क्या भारत एवं चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा था, उनको चीन मानने से इनकार कर दिया। बाकी के अंदर का इलाका, भारत का इलाका लेने को क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, ध्यान से देखो, पहला कारण ये, दूसरे कारण पे क्या होता है, जब 1959 में क्या होता है, 1959 में जब तिब्बत में क्या होता है तुम्हारा, जब तिब्बत में तुम्हारा क्या होता है, कब्जा किसका होता है, चीन का। किसका कब्जा होता है, चीन का। तो वहां पर क्या होता है, आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा, क्या बौद्ध धर्म का जो गुरु था, जिसका नाम था दलाई लामा। ध्यान से देखो, बौद्ध धर्म का जो धर्म गुरु था, बौद्ध धर्म का क्या था, जो धर्म गुरु था, उसका नाम था क्या, कौन था, दलाई लामा। अब जब तिब्बत में इसका कब्जा हुआ तो ये भाग के कहाँ आता है, भारत आता है। दलाई लामा कहाँ भाग के आ गया, भारत आ गया। ठीक है, इंडिया आ गया कब, 1959 में। लेकिन 1900 से कब्जा किया भारत, वहां पर चीन को कुछ करने के लिए नहीं जा रहा है। जब दलाई लामा भारत में क्या दे देता है, इसको रहने के लिए निवास स्थान दे देता है, जिसके कारण से चीन का आरोप है क्या दलाई लामा को भारत में स्थान देना नहीं चाहिए। देखो कारण क्या, दो कारण बना। पहला, दलाई लामा को क्या करना, स्थान देना। दूसरे पर क्या बना, क्या भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो चीन एवं भारत के बीच सीमा का जो निर्धारण है, वो कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा। कब किया गया था, 1914 में। किसके द्वारा किया था, ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन चीन अब इसे मानने को तैयार नहीं है। चीन कहता है ये इलाका का अंदर वाला इलाका क्या है, मेरा है। जिसके कारण से 1962 ईस्वी में भारत चीन के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। इसमें भारत की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। कौन कौन कारण है, एक दलाई लामा को स्थान देना और दूसरे पर क्या करना, दलाई लामा कौन सा धर्मगुरु था, ये तिब्बत में रहता था। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का धर्मगुरु था। जब चीन के द्वारा उत्पीड़न किया गया, वहां पर अत्याचार किया गया, तो वो भाग के कहा जाता है, भारत आ जाता है। भारत उसको क्या कर देता है, शरण दे देता है। और दूसरे पॉइंट पर क्या किया, चीन अब क्या किया, मैकमोहन रेखा मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। दो सवाल बन सकता है, क्या सर भारत चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, और कौन सा, कब मैकमोहन रेखा निर्धारण हुआ था, 1914 में, जिसे क्या हुआ तुम्हारा क्या कहते हैं, चीन मानने को तैयार नहीं होता है। जिसके कारण से आपका 1962 ईस्वी में भारत चीन के बीच क्या होता है, आपका युद्ध होता है, जिसे हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं, भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं, भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें आपकी भारत का क्या होता है, हार होता है और भारत के कई हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को क्या करता है, चीन वाला क्या करता है, हथिया लेता है और हम लोग की क्या होती है, पराजय होती है। ठीक है,
यही एक हारने का मिल था। अब 2-3 पॉइंट देखो, हारने का कारण क्या था। नेहरू तुम्हारा कौन सा अपनाया था, नी सशक्तिकरण, इसके पास शस्त्र तो उतना था नहीं। अब भारत यहाँ पर जब हारता है तो यहाँ पर चीन के द्वारा कुछ आरोप लगाया जाता है। आखिर चीन आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे कुछ तर्क दिया जाता है। देखो क्या क्या तर्क दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया जिसके पीछे निम्न कारण बताए। चीनी शासकगण शांतिपूर्वक सह अस्तित्व सूत्र में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वे सोवियत नेता क्रुश्चेव तथा भारत के नेहरू के आग्रह का उपहास कर रहे थे। ध्यान से देखो, चीन का जो सरकार था ना उस समय का, चीनी जो नेता होता था, चीनी शासकगण, वो क्या करता था, ना ही सोवियत संघ एक गुट था उसका ही बात नहीं मानता था और भारत सरकार की बात नहीं मानता था। यानी कहने का अर्थ क्या है, उस समय चीन क्या था, अपने आप को क्या समझ रहा था, मजबूत समझ रहा था। दूसरे पॉइंट पर क्या था, चीनी शासक हर समस्या का बलपूर्वक समाधान चाहते थे। चीन उस समय इतना मजबूत हो चुका 1920 ईस्वी 1962 ईस्वी तक, ठीक है। चीन किसी भी समस्या को वो क्या समझता था, ताकत से क्या करो, निपटा दो, ताकत से क्या करो, निपटा दो। तीसरे पॉइंट पर क्या था, चीनी शासकगण ऐसे प्रयास करके एशिया में अन्य देशों के सामने, अन्य देशों से प्रभावित कर वो अपना नेतृत्वहीन करना चाहते थे। यानी एशिया में वो अपना क्या दिखाना चाहते थे, इंपैक्ट दिखाना चाहते थे। और चीनी शासक ने अनुमान लगाया कि युद्ध से भारत में आर्थिक विकास का धक्का लगेगा, जहां वहां आर्थिक असंतोष फैलेगा, नेहरू कांग्रेस सरकार का पतन होगा और साम्यवादी लोग सत्ता में आएंगे। अब नेहरू जो सरकार था वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से गुटनिरपेक्ष वाली थी। और यहां पर सोचा क्या, अगर चीन हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे तो वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरेगी और वहां पर हम अपनी सरकार, साम्यवादी सरकार का क्या करेंगे, लाएंगे। कैसी सरकार लाएंगे, साम्यवादी सरकार, ठीक है। सॉरी, यहां साम्यवादी होगा, ठीक है। साम्यवादी बोलता है लेकिन समाजवादी ही है, ठीक है। सुनो, पांचवा पॉइंट पर क्या हुआ, चीनी शासक ने यह भी अनुमान लगाया कि यदि कोई बड़ी शक्ति गुटनिरपेक्ष भारत की सहायता नहीं करेगी तो भारत सोवियत मित्रता का सही परीक्षण हो सकेगा। चीनी शासक अपने देश की आर्थिक समस्या को लोगों को ध्यान हटाने के लिए महान छलांग की नीति की असफलता के कारण पैदा हुई थी। ध्यान से देखो, कुछ कारण हुआ जिसके कारण से भारत ने चीन पर क्या क्या आक्रमण किया। आप कुछ टॉपिक को बताएं, क्या आखिर भारत पर चीन ने आक्रमण क्यों किया। 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। पहला क्या, वो ना ही वो किसी का बात मानने को तैयार था, ना ही भारत के सरकार का यानी भारत के किसी बात को मानने को तैयार था। दूसरा, वो सोवियत नेता की क्रुश्चेव का भी बात मानने को तैयार नहीं था। चीन चाहता था हर एक समस्या का बलपूर्वक समाधान किया जाए। तीसरे पॉइंट पर सोच रहा था कि अगर भारत में सरकार गिर जाएगा कांग्रेस का, हम वहां पर कैसे सरकार का गठन करेंगे, साम्यवादी सरकार गठन करेंगे। चौथे पॉइंट पर चीन चाहता था क्या, अगर हम क्या करें, यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी स्थिति को प्रभावित करें, अपनी स्थिति दिखाए, तो एशिया में कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, नेतृत्व करने वाली क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। पांचवें पॉइंट पर चीन के द्वारा ये भी सोचा जा रहा था क्या चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी सी डगमगा गई थी और जनता का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, जिसके कारण से अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को चीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। अब इतना ही टॉपिक रखो, भारत ने चीन पर आक्रमण के लिए यही सबसे बड़ा कारण था क्या, आपका मैकमोहन रेखा वाला मामला था और दूसरा दलाई लामा को क्या करना था, शरण देना था, जिसके कारण से अंततः क्या होता है, भारत चीन के बीच विवाद होता है, जिसमें कि 1962 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, हथिया लिया जाता है और भारत की इस युद्ध में क्या होती है, पराजय होती है। भारत की इस युद्ध में क्या होती है, पराजय होती है। और यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा, अंततः नेहरू जी को यह बात को पूरी तरीके से पता चल जाता है क्या भारत को क्या करना होगा, अब हथियार बनाना होगा। भारत को यह पूरी तरीके से अब यहां पर यह बात पूरा क्लियर हो गया क्या भारत को अब क्या करना पड़ेगा, हथियार बनाना होगा और भारत को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपमानजनक स्थिति जो हो गया 1962 में, हर बार अपमानजनक वाली स्थिति थी। अब भारत को पूरी शिक्षा मिल गया था, भारत को भी हथियार बनाना होगा, निःसशक्तिकरण की राह पर वो आगे नहीं चल सकता है। भारत चीन के साथ संबंध टूट गया, दोनों देश ने अपने दूतावास बंद किया, दोनों महाशक्ति भारत सहायता बंद किया। चीन ने पाकिस्तान से निकट संबंध स्थापित, जिन्होंने भारत की सुरक्षा संकट पर, इस प्रकार से पंचशील समझौता क्या होता है, भारत चीन के बीच टूट जाता है। और आज तक आपको देखने को मिला, कभी डोकलाम को लेकर विवाद हो जाता है, कभी क्या कहते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश को लेकर मामला हो जाता है, तो कभी आपका यानी कहने का अर्थ है तब से लेकर आज तक। कुछ पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनो। 2013 में चीन सैनिक विवाद आपको देखने को मिल जाएगा, 2017 में भारत चीन विवाद देखने को मिल जाएगा, 2020 में चीन भारतीय में आपको गलवान घाटी का मामला दिख जाएगा, 2022 ईस्वी में भी देखने को मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो तब से लेकर आज तक भारत चीन के बीच ये मुद्दा क्या है, तना हुआ है और मेन जो मुद्दा है वही मैकमोहन रेखा वाला मुद्दा है। और भारत के लिए कहीं ना कहीं आज खतरा साबित हो चुका
चुका है। कारण ये है कि अब सबसे ऊपर तो यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। इसके साथ ही चीन जो अपना संबंध स्थापित कर रहा है वो श्रीलंका के साथ भी किया है। किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ। उसके साथ ही वो अपना संबंध किसके साथ किया है? पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संबंध क्या है? स्थापित किया है, जिसके कारण से आपको ये देखने को मिलेगा चीन कहीं ना कहीं आज भारत के लिए क्या बना हुआ है? खतरा बना हुआ है। यानी पूरे टॉपिक में इतना ही समझो, क्या 1962 ईस्वी में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसके पीछे 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा था, जिसे चीन मानने को तैयार नहीं था, और दलाई लामा जो तिब्बत से भारत आया था उसको स्थान दिया था, जिसके कारण से 1965 ईस्वी में चीन के द्वारा भारत पर क्या आक्रमण किया गया, भारत की हार हुई। और भारत को इसमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि भारत को भी हथियार बनाना चाहिए, भारत निःसशक्तिकरण की राह पर आगे नहीं चल सकता है। और अंततः ये बात हुआ कि भारत चीन को लेकर आज भी विवाद क्या बना हुआ है, और आज भी स्थिति क्या है? वही वाली स्थिति बनी है, मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है। क्लास 12 के दृष्टिकोण से आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बस भारत चीन का जो युद्ध है हम यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अगले टॉपिक को लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे खींचते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। ध्यान से देखो, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें भारत पाक समझौते को हम स्किप किया है, कारण आपको पता है उधर हम पढ़ चुके हैं। एक ताशकंद समझौता, एक आपको शिमला समझौता। अगर आप नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिए, आपको हम दोबारा पढ़ा देंगे, अन्यथा पहले चैप्टर में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत की परमाणु नीति। इस बात से आप क्लियर हैं कि नेहरू का जो निःशक्तिकरण की नीति था वो आगे चलने वाला नहीं था। अब भारत के हम लोग क्या देखें? परमाणु कार्यक्रम एवं परमाणु नीति। ध्यान से देखो, भारत का परमाणु कार्यक्रम एवं परमाणु नीति। ठीक है, ध्यान से देखो, परमाणु कार्यक्रम नीति के अंतर्गत हम लोग चर्चा करें। आपको इतना जरूर पता होगा, अगस्त 1945 में अमेरिका ने 2 अणु बम गिराया था जापान के 2 नगर। ठीक है, इतना सबको पता होना चाहिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, है ना। 1945 को अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर, जापान कितने शहर? 2 शहर, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था? बम गिराया गया था। ये तो आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था? आपका बम गिराया गया था, जिसकी पूरी तरीके से आपका क्या हो चुका था? आपका हिरोशिमा नागासाकी क्या हो चुका था? तबाह हो चुका था। अमेरिका के द्वारा कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। अगर नाम आपको याद हो तो लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना। परमाणु बम गिराया गया था, किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या? भारत भी अब परमाणु बम बनाने की राह पर चलता है। उस समय जो परमाणु बम था कुछ ही देशों के पास, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस के पास था, कुछ ही 5 देश के पास था। और यहाँ पर हुआ क्या? नेहरू इस बात पर जोर दिया करता था उस समय कि यदि परमाणु शस्त्र का प्रयोग हुआ तो अकल्पनीय विनाश होगा, लेकिन उन्हें परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग समर्थन था। नेहरू का कहना था कि अगर परमाणु बम बनेगा तो उसका जो विनाश होगा वो अकल्पनीय होगा। आप सिंपल सा देखो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर उस समय बम गिरा था, जिसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा? आज भी देखने को मिलेगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी बच्चे जो पैदा लेते हैं वो विकलांग पैदा लेते हैं। वो स्थिति से आज तक उभरा ना जा चुका है। जो कि वो परमाणु बम था वो मान लो क्या वो टेस्ट था, यानी क्या वो छोटा रूप था, आज उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। नेहरू निःशक्तिकरण की राह पर था, अपने दृष्टिकोण से वो सही था। कारण क्या था? परमाणु बम हुआ, अगर परमाणु बम का प्रयोग हुआ तो वो जो उसका जो विनाश होगा वो झेलने के लायक नहीं होगा। अब अमेरिका उस समय चाहता क्या था? अधिकतर देश परमाणु बम न बनाए, लेकिन भारत 1962 में जब हारा है तो भारत का पूरा शरीर गर्म है, भारत भी चाह रहा है परमाणु बम क्या करें? हम बनाए। अमेरिका के द्वारा 1963 ईस्वी में क्या किया गया तुम्हारा? एक क्या किया गया था? एक संधि लाया गया था, जिसका नाम था 19 पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ध्यान से देखो, 1963 ईस्वी में एक संधि लाया गया, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, भारत इस पर साइन नहीं करता। रीजन क्या था इसके अंदर? ये बात था कि अगर कोई देश परमाणु बम बनाएगा, अगर कोई देश परमाणु बम बनाएगा तो वो क्या करेगा? ना हवा में, ना जल में, ना वायु में,
यहाँ पर क्या करेगा, आपका परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, वो भूमि के अंदर परीक्षण कर सकता है। क्या समझे? 1963 में एक क्या आया है, संधि आया है जिसका नाम है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसके अंतर्गत जिसका उसमें बात करें उसमें 5 ही देश के पास क्या था, परमाणु बम। कौन कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ठीक है। अब यहाँ पर चाहता था अधिकतर देश के पास परमाणु बम क्या हो, ना हो। इसके अंतर्गत बोला गया क्या आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर परमाणु बम बनाएंगे तो भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन भारत पर इस पर साइन नहीं करता। इसके पीछे कई रीजन बताते हैं, जैसे कि भारत का पहला कहना ये था क्या ये पांचों देश क्या चाहता है कि हम ही 5 के पास परमाणु बम हो और कोई भी परमाणु बम की बिरादरी में शामिल ना हो। कहीं ना कहीं आने वाले दिन में ये 5 देश का क्या दिखता, आपको दबदबा दिखता। ऐसे भी आज भी बात करोगे अप्रत्यक्ष रूप से आपको अमेरिका का दबदबा दिखेगा, और सब भी ऐसे सब मजबूत हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। 1990 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन होता है, उसके बाद तो एक ही बचा है, एक ही ध्रुव, कौन सा बचा है, अमेरिका। तो यहाँ पर वो पॉइंट नहीं देखो, यहाँ पर ये देखो क्या पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत साइन नहीं करता। इसके पीछे कारण बताता है क्या 5 ही देश क्या था, परमाणु बम था, तो कहीं ना कहीं और देश को बनाना था। दूसरे पॉइंट पर यह था, इसमें यह स्पष्ट नहीं था क्या पाक्षिक प्रतिबंध परीक्षण संधि का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसे क्या क्या उसे कौन सा सजा दिया जाए, ये भी बात इसमें स्पष्ट नहीं था। तीसरे पॉइंट पर यह भी बात भारत के द्वारा कहा जाता है क्या परमाणु परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट पर लिखता है क्या इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो उल्लंघन करने पर उपयुक्त दंड दिया जा सके। निःसशक्तिकरण की ध्येय की पूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए, और इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यानी कहने का अर्थ यह था, इस संधि के अंतर्गत यह भी बात शामिल नहीं था क्या निःसशक्तिकरण यानी क्या कब से शस्त्र न बनाया जाए, ये सब बातें शामिल नहीं था। कुल मिलाकर अगर चर्चा करें तो ये पांचों देश चाह रहा था परमाणु बम क्या रहे, हमारे पास ही रहे, और इस ये जो नीति था यानी ये जो कार्यक्रम था पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये एक प्रकार का जो अनुकूल होता है वो अनुकूल नहीं था, जिसके कारण से भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं करता। यानी एक लाइन में समझो क्या आपका पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब आया, 1963 में, जिसमें कि भारत शामिल नहीं होता है, यानी भारत हस्ताक्षर नहीं करता है। इसके बाद भारत के द्वारा 2 परमाणु सफल परीक्षण किया जाता है। एक किया जाता है 1974 में आपका क्या होता है, प्रथम परमाणु परीक्षण होता है, भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ पर हुआ, तो आपका हुआ ये हुआ था पोखरण में। कहाँ हुआ था, पोखरण में। सरकार किसकी थी उसमें, केंद्र सरकार कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन सी सरकार, इंदिरा गांधी। ठीक है। इसके बाद भारत भी क्या हुआ, परमाणु बम की बिरादरी में शामिल हुआ। उसके बाद फिर एक परीक्षण किया गया 1998 में, द्वितीय परमाणु परीक्षण। कौन सा परीक्षण किया गया, द्वितीय परमाणु परीक्षण। लेकिन भारत यह बात क्लियर रखा था कि हम परमाणु बम का प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे जब तक कि हम पे कोई नहीं कहे। ये भी किया गया पोखरण में। उस समय सरकार थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। उसके बाद भारत यहाँ पर क्या करता है, आपका परमाणु नीति को भी क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है। यानी कि भारत किस प्रकार से परमाणु बम का प्रयोग करेगा, इस नीति को भी क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है। यानी कहने का अर्थ ये है क्या भारत परमाणु नीति, भारत में अगर परमाणु संबंध को आप देखिएगा तो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध पर भारत साइन भी नहीं करता। इसके साथ ही भारत 1974 में किया जाता है सफल परीक्षण। कहाँ किया जाता है, पोखरण में, इंदिरा गांधी की सरकार में। और दूसरा आपका कब किया जाता है, 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया, पोखरण में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इसके साथ ही भारत की परमाणु नीति। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्रश्न बढ़िया का सवाल रहता है क्या भारत की परमाणु नीति क्या रहे। ठीक है, देखिए भारत की परमाणु नीति, पहली परमाणु नीति क्या था, 7-8 नीति गया है, उसको देखिए। उसके बाद भारत के हम लोग विदेश संबंध पर चर्चा करेंगे। क्या भारत का युद्ध होने के पश्चात 1962 में चीन से युद्ध होने के बाद पंचशील समझौता भरोसा उठ जाता है। उसके बाद भारत ने और देशों के साथ किस प्रकार से विदेश संबंध बनाए रखने की नीति बनाया, उनको हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए, भारत यहाँ पर अब 2 सफल परमाणु परीक्षण कर चुका है। भारत में अगर कुल बात कीजिएगा परमाणु बम कितना है, 163। कितना बम है कुल, अगर बात कीजिएगा 163 परमाणु बम है। कितना, 100। सबसे ज़्यादा रूस के पास है, सबसे ज़्यादा रूस के पास। ठीक है, अगला सुनो। भारत की परमाणु नीति में बोला गया भारत कभी भी परमाणु हमले का पहल नहीं करेगा। परमाणु युद्ध तभी किया जाएगा जबकि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करेगा। ध्यान से देखो, क्या भारत कभी भी अगर परमाणु हमला करेगा तो भारत इसके लिए पहल नहीं करेगा। पहल का मतलब किसी प्रकार का समझौता यानी किसी प्रकार का बातचीत नहीं करेगा। परमाणु अगर हमला करेगा तो भारत इसके लिए क्या करेगा, पहल नहीं करेगा। इसी आगे लिखा गया क्या भारत पर जब भी कोई आक्रमण करेगा तभी भारत इसका प्रयोग करेगा, भारत इसका पहले प्रयोग नहीं करेगा। ध्यान से लिखना चाहे। अब लिखिए क्या भारत कभी भी परमाणु हमले का पहल नहीं करेगा।
परमाणु युद्ध तभी किया जाएगा जब कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करे। क्लियर है? क्या भारत इस पर पहल नहीं करेगा, किसी से पूछने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन तभी करेगा जब भारत पर कोई हमला करेगा, शत्रु देश हमला करेगा, तभी भारत परमाणु बम का प्रयोग करे। पहला नीति क्लियर है। दूसरा लिखता है कि परमाणु नीति एकमात्र उद्देश्य शत्रु के मन में भय उत्पन्न करना। ये क्लियर लिखता है क्या हम जो परमाणु बम बनाए ये शत्रु में क्या करेगा, सिर्फ भय उत्पन्न करेगा। हम किसी प्रकार से मारना पीटना नहीं चाहते, क्योंकि डायरेक्ट परमाणु बम अब सिंपल सा आप जान रहे हैं क्या परमाणु बम का प्रयोग जो होगा दोनों विनाश होगा, सामने वाला भी देगा उधर से भी देगा, दोनों विनाश होगा। तो भारत कहा था क्या हम एक अपना ताकत बढ़ाने के लिए एक शत्रु के मन में भय पैदा करने परमाणु बम बनाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आपको हम बताए थे अगर एक का ताकत बढ़ रहा है तो दूसरा के लिए वो क्या हो सकता है, आने वाले दिन में खतरा हो सकता है। एक का था मान लो ए है और बी है और बी का ताकत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है उसकी छत्र छाया में ये आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी लेवल क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। इस कारण से भारत क्या बोला, हम परमाणु बम बना रहे हैं शत्रु के मन में क्या पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए। तीसरे पॉइंट पर लिखता है कि भारत का यदि प्रतिक्रिया स्वरूप परमाणु युद्ध करना पड़ा तो वह अत्यधिक भयावह होगा। सबसे खतरनाक लाइन लिखता है क्या भारत अगर प्रतिक्रिया दिया, परमाणु बम का प्रयोग किया, अगर कोई सामने वाला देश हम पे किया, भारत अगर प्रतिक्रिया किया यानी दोबारा अगर भारत उस पर दागा तो उसका जो परिणाम होगा वो भयावह होगा। तो कितना खतरनाक लाइन लिखता है, डरावना पैदा करता है। क्या कहता है कि भारत पर परमाणु बम कोई फेंका, भारत अगर प्रतिक्रिया दिया तो उसका जितना परिणाम यहाँ निकलेगा उससे ज़्यादा परिणाम भारत जब देगा तो वो क्या होगा, भयावह होगा। कितना डरावना पैदा करता है। तुमको कोई बोले, ठीक है क्या आप हमको एक थप्पड़ मारो, उसके बाद सामने वाला बोलेगा कि तुम हमको मारने के बाद हम जब मारेंगे इतना खतरनाक परिणाम होगा कि तुम पूरा डर जाएगा। अब तुम मारना चाहेगा, बिल्कुल बात है, तुम नहीं मारेगा। कहता क्या है, क्या एक थप्पड़ तुम हमको मारो, कहने का मतलब हम पर तुम हमला करो, फिर बाद में जब तुमको हम मारेंगे तो तुम यहाँ पर उसको झेलने के लायक नहीं रहेगा। भारत क्लियर कर देगा, तुम हम पे पहले करो, उसका जब हम करेंगे ना फिर तुम झेलने के लायक नहीं। कहने का भयावह का मतलब बहुत ही डरावना होगा। अगले पॉइंट लिखता है चौथा पर, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके विरुद्ध परमाणु कार्रवाई नहीं की जाए। देख कितना बढ़िया बात लिखा है। क्या बोला, क्या जिन देश के पास परमाणु हथियार, जिन देश के पास क्या नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, उस पर हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। देख कितना क्लियर, यानी कि जिसके पास है अगर हम पे करेगा तो हम करेंगे, यानी हम पहले भी नहीं करेंगे। ठीक है, चौथे पॉइंट वो क्लियर किया है कि भारत परमाणु हथियार उसी के खिलाफ प्रयोग करेगा जो हम पर करेगा। जिसके पास परमाणु बम नहीं है भारत उसके खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, भारत यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं ऊंचा स्तर रखता है। बोले जिसके पास परमाणु बम नहीं है उसके खिलाफ हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला पांचवा क्या लिखता है, परमाणु सुरक्षा बलों पर रासायनिक या जैविक हमला होने पर इसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। ध्यान से देख, भारतीय सुरक्षा बल पर अगर कोई रासायनिक या जैविक हमला, अगर आप पढ़े होंगे नापाम, एजेंट ऑरेंज, ठीक है, देखे होंगे ये प्रकार रासायनिक क्या होता है, हमला होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है किसी क्षेत्र में अगर दिया जाता है तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज आप सुने होंगे, रासायनिक हथियार था जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था वियतनाम के क्षेत्रों में, जो कि चमड़ी पर देता था, पूरा चमड़ी क्या जला देता था, पेड़ पौधा क्या था, इसी बोलते हैं रासायनिक हथियार। तो भारत में कहा है क्या भारत के सुरक्षा बल पे अगर रासायनिक या जैविक हमला होने पर इसका जवाब भारत परमाणु हमले से दिया जाएगा। क्लियर किया है क्या भारत पर अगर सुरक्षा बल पर, किस पर, भारतीय सुरक्षा बल पर अगर आप कैसा करेंगे, रासायनिक या जैविक हमला करेंगे, ठीक है, रासायनिक या जैविक हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे, परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। क्लियर कर चुका है। अगले पॉइंट पर क्या लिखता है, क्या परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण रखा जाएगा। भारत ये भी क्लियर किया क्या परमाणु परीक्षण पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना परीक्षण नहीं करेंगे, यानी क्या करेंगे, नियंत्रण रखेंगे। किस पर, परमाणु परीक्षण पर। 2 के बाद आज तक भारत परीक्षण नहीं किया है। ठीक है, परीक्षण करना जरूरी होता है, जिसको आप टेस्टिंग बोल सकते हो। क्या आवाज़ हो रहा है, नहीं तो चाइना वाला बम होगा, फेंक दो, पता चला जलाए नहीं, हाथ में उठाओ जल जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसी के लिए परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला का भारत विश्व को परमाणु मुक्त बनाने व भेदभाव नीति निःसशक्तिकरण का सदैव समर्थन। भारत शुरू से किया, भारत ये हमेशा क्लियर कहा है कि भारत निःसशक्तिकरण का क्या करेगा, सदैव समर्थन करेगा। इसके साथ ही अगर परमाणु क्या हो,
परमाणु मुक्त रखने की बात होगा तो भारत वहां भी क्या करेगा, समर्थन। ये शुरुआत से ही है क्या भारत हथियार के पक्ष में नहीं था, लेकिन चीन से हारने के बाद भारत को लगा कि हथियार जरूरी है। 8वें पॉइंट अंतिम लिखता है क्या शत्रु के हमले के विरुद्ध परमाणु कार्रवाई का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा विभाग की वरिष्ठतम आधिकारिक सलाह से। एक पॉइंट को लिख लिए क्या भारत परमाणु का जब भी हमला करेगा तो उसमें किसका किसका निर्णय होगा, सिंपल सी बात, प्रधानमंत्री के द्वारा सुरक्षा मामले के कैबिनेट समिति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा विभाग। ये एक लाइन लिख सकता है क्या भारत जब भी परमाणु क्या कर परमाणु हमला करेगा, किसी देश पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत के उच्चतम जो अधिकारी जितना होगा सभी से एक सहमति होगी तब जाके भारत हमला करेगा। ये 8वां पॉइंट भारत का कहा हुआ परमाणु नीति। कहने का अर्थ यह है कि 1962 में चीन से हारने के पश्चात भारत ने कहीं ना कहीं हथियार के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। अमेरिका के द्वारा पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि लाकर कहीं ना कहीं से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में इंदिरा गांधी की सरकार में करता है। 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार। उसके बाद भारत परमाणु नीति स्पष्ट किया क्या भारत परमाणु हमला जो है परमाणु हमले पर कभी भी पहल नहीं करेगा। अगर कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत भी उस पर प्रत्युत्तर में परमाणु हमला करेगा। भारत का कहना था परमाणु बम का जो मतलब है वो क्या, हमारा अर्थ जो है वो हम शत्रु के मन में क्या पैदा करना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं। भारत अगर परमाणु बम का प्रतिक्रिया देगा तो वो अत्यंत ही भयावह होगा। भारत परमाणु हथियार क्या लिखता है, चौथे पॉइंट पर वो क्या लिखा था आपका कि जिन देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उन पर भारत परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। सुरक्षा बल पर अगर भारतीय सुरक्षा बल पर रासायनिक या जैविक हमला हुआ तो भारत परमाणु बम का प्रयोग करेगा। भारत परमाणु परीक्षण पर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा। इसके साथ ही भारत निःशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन देगा। जब भी परमाणु बम का प्रयोग करेगा तो रक्षा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी पर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के क्या होगा, कैबिनेट समिति, इन सभी का सहमति लेके क्या करेगा, परमाणु बम का प्रयोग करेगा। ये हुआ भारत की परमाणु नीति। आप चाहो तो स्किप करके वीडियो के 8 पॉइंट को आप लिख सकते हैं जहां जहां मेरे द्वारा आपको बताया गया। आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। पहला लिख लीजिए, भारत कभी भी परमाणु हमले का पहल नहीं करेगा। परमाणु युद्ध तभी किया जाएगा जबकि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करेगा। दूसरा लिखिए, परमाणु नीति का एकमात्र उद्देश्य शत्रु के मन में भय उत्पन्न करना है। तीसरा लिखिए, भारत को यदि प्रतिक्रिया स्वरूप परमाणु युद्ध करना पड़ा तो वे अत्यधिक भयावह होगा। चौथा लिखिए, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके विरुद्ध परमाणु कार्रवाई नहीं की जाएगी। पांचवा लिखिए, भारतीय सुरक्षा बलों पर रासायनिक या जैविक हमला होने पर इसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। छठा लिखिए, परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण रखा जाएगा। सातवां, भारत विश्व को परमाणु मुक्त बनाने व भेदभाव रहित निःशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करेगा। ये 7 पॉइंट को आप लिख देंगे। अगर दीर्घ पूछा जाएगा ऊपर में आप ये 2 पॉइंट को लिख देंगे। भारत जो परमाणु परीक्षण का संधि, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु, उसको लिख देंगे। लिखेंगे भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित है। 7 पॉइंट को या 5 पॉइंट को आप लिखेंगे, आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे भी अपने से डिटेल कर सकते हो। चीन से हारने के बाद भारत को लगा कि शस्त्र बनाना चाहिए, निःशस्त्रीकरण की राह को छोड़ना पड़ा, इन सभी बातों आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो ये रहा आपकी भारत की परमाणु नीति। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अंततः हम लोग पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार आप। आइए हम लोग अब समझते हैं भारत की विदेश नीति को। भारत की विदेश नीति भी आपका दीर्घ का सवाल है, एक बार हम पढ़ देंगे, उसके बाद हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आप ध्यान से, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। पहले लिखिए आप कि भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता की नीति के तहत भारत ने सदैव गुटिया राजनीति का विरोध किया है। भारत का मानना है कि गुटिया राजनीति के कारण विश्व के देशों के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध होते हैं। आप पोस्ट करके लिख लीजिए, अब समझाते हैं, ध्यान से देखिए। भारत हमेशा क्या है, भारत का सबसे मुख्य तत्व जो है गुट निरपेक्ष है। क्या है, गुट निरपेक्ष, यानी भारत किसी प्रकार के गुट में शामिल होने वाला नहीं है। भारत का मानना है क्या, अगर गुटिया अगर क्या होगा, गुट अगर बनेगा तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, युद्ध देखने को मिलेगा। इसलिए भारत हमेशा गुट का क्या करता है, पूरी तरीके से विरोध करता है। और भारत का सबसे बड़ा जो नियम है, भारत का विदेश नीति का जो प्रमुख आधार है वो कौन सा, आपका गुट निरपेक्ष ही है। भारत गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से समर्थन देता है। वो गुट में किसी प्रकार का समर्थन करना नहीं चाहते। इसी कारण से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको गुटिया समर्थन देखने को मिलेगा। कैसा समर्थन देखने मिलेगा, गुट को समर्थन
आपको जो दिखेगा, क्या भारत कभी भी गुट को समर्थन देने वाला नहीं है। और भारत का जो विदेश नीति है उसमें सबसे प्रमुख आधार क्या बनाया गया है, गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में हम शामिल नहीं रहेंगे, क्योंकि गुट के कारण से एक देश दूसरे देश के बीच क्या बढ़ता है, आपका तनाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। क्योंकि गुट होगा तो इसमें कोई बात होगा, इसमें कोई बात होगा, गुट में सारा देश मिलता जाएगा, इधर भी मिलता जाएगा। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका में क्या स्थिति था, यही वाली स्थिति था। अंततः सोवियत संघ रूस का स्थिति खत्म होता है। प्रथम विश्व युद्ध में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही आपको गुट देखने को मिलता है। इस कारण से भारत कभी भी गुट को समर्थन करने वाला नहीं है। भारत कैसी नीति अपनाता है, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया। अगला पॉइंट लिखिए, भारत ने पड़ोसी देश चीन के साथ वर्ष 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। पंचशील समझौता के कुछ समय बाद ही चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमें एक बुरा अनुभव हुआ, लेकिन पंचशील सिद्धांत में हमारी आज भी आस्था बनी हुई है। यह हमारी विदेश नीति का आधार है। ध्यान से देखो, क्या 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता का चीन के द्वारा उल्लंघन किए जाने के बावजूद भी हम लोग पर क्या है, हम लोग का आज भी पंचशील समझौता पर क्या है, आस्था बना हुआ है। पंचशील समझौते की बात पर भारत आज भी आदर करता है। लेकिन 1954 में इतना स्थिति, 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के बावजूद भी हमारी विदेश नीति का आधार में विदेश नीति क्या, विदेश नीति में हमारा क्या है, पंचशील समझौता को आज भी सम्मिलित किया है और आज भी है, उस पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है। किसी देश पर भी हम लोग आक्रमण करना नहीं चाहते हैं, उसके घरेलू मामले हस्तक्षेप आज भी हम लोग करना नहीं चाहते हैं। तीसरा लिखिए, भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व है, भारत की विदेश नीति एक प्रमुख तत्व है पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध की स्थापना, और इस हेतु भारतीय सदैव प्रयत्नशील है। लिखिए इसको, क्या इस हेतु भारत सदैव प्रयत्नशील रहा है। पड़ोसी देशों के साथ हमें अपने संबंध सुधारने की मदद भी मिली है। ध्यान से देखो, भारत का विदेश नीति का प्रमुख तत्व है ये पड़ोसी देश, यानी भारत के आस पड़ोस का जो देश होगा उसके साथ भारत हमेशा कैसा संबंध बनाए रखने का चर्चा करता है, मित्रवत संबंध। कैसा संबंध, यानी मित्रवत, यानी पड़ोसी देश जितना होगा भारत उसके साथ कैसा संबंध रखेगा, मित्रवत संबंध रखेगा। इसके साथ ही पड़ोसी देश के साथ हमें संबंध सुधारने की भी मदद मिलती है और भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश से क्या करे, संबंध सुधरे। इस कारण से भारत क्या, चीन का भी कई बार दौरा किया है ताकि भारत का संबंध चीन से भी क्या हो, बढ़िया हो। ठीक है, पहला में गुट निरपेक्ष नीति का भारत समर्थन करता है, किसी भी गुट का भारत समर्थन नहीं करेगा। दूसरा, जो 1954 में पंचशील समझौता चीन के साथ किया गया था उस पर भारत का आज भी आस्था है। तीसरे पर भारत पड़ोसी देश के साथ कैसा संबंध बनाए रखना चाहता है, मित्रवत संबंध बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए भारत कई प्रकार के कदम भी उठाया जाता है। चौथे पॉइंट पर लिखता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग भी हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व है। ये बात आपको शुरू से पता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पूरी तरीके से क्या करता है, इसका समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या करता है, पूरी तरीके से समर्थन करता है और इसका क्या करता है, सहयोग देता है। और भारत क्या करता है, विश्व में जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी संगठन से क्या करता है, जो भी देश के कल्याण के लिए उन सभी से क्या करता है, समर्थन एवं सहयोग देता है। जैसे कि आपका भारत दक्षेस हो जाए, चाहे आसियान, ब्रिक्स, G20 आदि संगठन में प्रमुख भूमिका रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शांति एवं समझौते वाली क्या होती है, आपकी शांति एवं समझौते वाली जो भी क्या होता है आपका सम्मेलन या संगठन होता है, भारत उसमें पूरी तरीके से क्या होता है, शामिल होता है। और जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आपको बता चुके हैं, एक प्रकार की संस्था है, उसमें भी भारत की पूर्ण भागीदारी आपको देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, आप लिख लीजिए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग भी हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व है। भारत दक्षेस, आसियान, ब्रिक्स, G20 आदि संगठन में भी क्या करता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत अपना प्रमुख भूमिका अदा करता है। ये भारत की विदेश नीति में सम्मिलित है। पांचवें पॉइंट में लिखता है, भारत ने स्वयं विकासशील देशों के हितों के प्रति समर्पित किया। दक्षिण सहयोग के आह्वान के साथ भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों विकासशील देशों की आवाज मुखर किया। भारत क्या किया, विकासशील देश के विकास के लिए पूरी तरीके से क्या रहा है, तत्पर रहा है। कैसा रहा है, विकासशील देशों के विकास के लिए भारत पूरी तरीके से क्या रहा है, तत्पर रहा है। इस कारण से दक्षिण एशिया की कई देशों को भारत क्या करता है, सहयोग भी प्रदान करता है। अंतिम लिख लीजिए कि भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व निःसशक्तिकरण और परमाणु हथियार की समाप्ति पर जोर है, लेकिन भारत इस संदर्भ में विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव विरोधी भी रहा है। ध्यान से देखो, भारत क्या परमाणु मुक्त करना चाहता है, भारत विश्व को कैसा मुक्त करना चाहता है, परमाणु मुक्त करना चाहता है। इसके साथ ही भारत क्या है, पूरी तरीके से निःसशक्तिकरण पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, निःसशक्तिकरण पर। और यहाँ पर जो विकसित राष्ट्रों के द्वारा, जैसे कि आप पता है विकसित अमेरिका, फ्रांस, चीन, जो जिस प्रकार का भेदभाव करता है भारत उसका समर्थन नहीं करता है। यानी क्या, विकसित देशों के साथ जो भेदभाव करता है भारत उसका क्या करता है, विरोध भी करता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो आसानी से आप याद कर सकते हो, जो पांचों पॉइंट को हमने बता भी दिया, वीडियो पोस्ट करके आप
लिख भी सकते हो एक बार, और आपको पढ़ दे के एक बार आप समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, क्या भारत किसी प्रकार के गुट का समर्थन नहीं करता है, किसी भी गुट में जाने को भारत तैयार नहीं रहता है। दूसरे पॉइंट, भारत का पंचशील समझौता पर आज भी विश्वास है। तीसरे पॉइंट में भारत पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखा है। चौथे पॉइंट में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन एवं सहयोग देता है एवं विश्व के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जिसमें के देश का कल्याण हो, भारत उसका पूरी तरीके से क्या करेगा, समर्थन देगा। पांचवें पॉइंट पर भारत विकासशील देशों के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। परमाणु मुक्त एवं निःशक्तिकरण एवं जो विरोधी जो यानी क्या जो विकसित देश है उनके द्वारा जो निःशक्तिकरण यानी क्या शस्त्र को लेकर जो नीति बनता है उसका भारत क्या करता है, विरोध भी करता है। यानी भारत पूरी तरीके से निःशक्तिकरण की राह पर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा पूरी तरीके से। ये जो है वीडियो खत्म होता है यानी आपका चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।